बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पाकिस्तान में बैक वक्त इंतखाबात कराने की दरखास्तों पर अहम समाअत हुई। जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, जिसके बाद तहरीरी हुक्मनामा भी सामने आया है 7 सफ़ात पर मबनी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 27 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करने के अहकाम जारी किए हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि वजारत दिफा की जानिब से जो दरखास्त आई थी, जिसमें कहा गया था कि 4 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है इसे वापस लिया जाए और तमाम सूबों और वफाक में एक ही तारीख में इलेक्शन कराए जाएं, इस दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बादियो नज़र में सियासी जमातें अगर इत्तेफाक राय से किसी एक तारीख पर मुत्तफिक होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस सूरत में गुंजाइश देने के लिए तैयार है। इस हवाले से हमने देखा कि आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह नुकता सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था और उन्होंने कहा था कि हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातें मासवाए एक जमात के वो बातचीत आपस में करें कि कैसे मुकालमा किया जाए पीटीआई के साथ और तमाम जमातें मिलकर एक ऐसी मुतफिका डेट पर इत्तेफाक कर लें जिसमें ये बैक वक्त इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो सके। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गुंजाइश देने के लिए तैयार हैं और इस पर हमने देखा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का भी बयान आया है, जिन्होंने खैर मकदम किया है इस अनाउंसमेंट की। और इसी सिलसिले में देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो डेलीगेशन है आज वो डेरा इस्माइल खान गए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की। इससे कबल या आप विजुअल्स देख सकते हैं, स्पेशली गए और कोशिश ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो बड़े क्रिटिकल पार्टनर हैं पीडीएम की हुकूमत में, बल्कि पीडीएम के सरबराह हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए। इसके क्या नताइज निकले इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। एक तो ये बड़ा अहम मामला है जिस पे हम आज बातचीत करेंगे कि एक तरह से एक गुंजाइश निकल रही है कि अगर सियासी जमातों में डिस्कशन हो जाए और मामला अगर बतरीके एहसन सिमट जाए तो उससे बेहतर कोई विन विन सिचुएशन नहीं होगी। और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और कल उनके नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट की अहम समाअत में पेश होंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट की समाअत के हवाले से हमने आपको अपडेट दिया, फिर आज वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि जो मुल्क की जो इकोनॉमी है उसके हवाले से जब से मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है ये कहा जा रहा था कि डिफॉल्ट के दहाने पर है और आज हुआ या कल हुआ। और कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये भी तासुर था कि मुख्तलिफ ख्याल सियासी जमातें हैं, ये ज़्यादा देर नहीं चलेंगी और ख़त्म हो जाएगी और फिर अंधेरी रात होगी। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ डिफॉल्ट से बचा है बल्कि अब तो IMF की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात है वो भी पूरी की जा रही है UAE और सऊदी अरब की जानिब से। अलबत्ता उन्होंने कहा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत थी उनके दौर में मईशत जो है वो ज़बूहाली का शिकार रही। इन तमाम नुकात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। एक पर्टिनेंट पैनल में शरीक गुफ्तगू हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन बिलाल कियानी साहब ने, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर ऑन इकोनॉमी और बड़ी तवाना आवाज़ है मुस्लिम लीग नवाज के। आपका बहुत शुक्रिया सर फॉर मेकिंग इट टू आवर स्टूडियोज। हमें ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी साहब ने, आप मेंबर पंजाब असम्बली रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब। आप ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप वीडियो लिंक। और आजम चौधरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, लॉ स्टूडियो से हमारे साथ नशिस्त करें, उनको भी वेलकम करते हैं। मैं बिलाल साहब आपके पास सर आऊंगा। आप सुप्रीम कोर्ट ने सर एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात हो रही है, अटॉर्नी जनरल साहब ने आज बात की, इसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है और सुप्रीम कोर्ट गुंजाइश देने के लिए तैयार है, लेकिन साथ साथ में जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें कहा गया कि 27 अप्रैल दोबारा कहा गया कि 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन को देने हैं। पहले 10 अप्रैल था, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने 17 अप्रैल को देने, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27 अप्रैल को देने हैं। सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अनवार साहब बहुत शुक्रिया जी अपनी शो में दावत देने का। देखिए बात यह है कि ये जो फैसला और जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं क्या आपको याद होगा कि एक ऐसे ऑर्डर के तहत चल रही हैं या उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऑर्डर के नतीजे में चल रही हैं जो ख़ुद मुतनाज़ है। और वो मुतनाज़ क्यों है? क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ जजेस की राय सुप्रीम कोर्ट की ये है कि वो फैसला 4/3 से उस वक्त पे सो मोटो प्रोसीडिंग जो ली गई थी इलेक्शंस के हवाले से, पंजाब और KP इलेक्शंस के हवाले से, वो डिसमिस हो गई थी पटिशन जी। मगर एक चीफ जस्टिस साहब ने जिस बेंच की सरबराही की उनकी ये राय थी कि 3-2 का ये फैसला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की और जजेस की ये राय थी कि 4/3 से पटिशन डिसमिस हो गई थी। हमारी हुकूमत का भी मौक़िफ़ यही था और फिर पार्लियामान ने भी एक रेजोल्यूशन के तहत यही इजहार राय किया है कि ये 4/3 से वो पटिशन डिसमिस हो गई थी। तो एक तो आज जो भी आप आज की भी प्रोसीडिंग्स थी मेरे नज़दीक तो ये क्वेश्चनेबल हैं और इसका जवाब सिर्फ मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, बार एसोसिएशन से, वकला बरादरी में इसके ऊपर सवालात हैं कि ये क्या ये
क्या ये इनका जवाज़ है या क्या ये जायज़ हैं सर या कतई नहीं करने है। की माजर, लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने जो फैसला दे दिया हम उससे हम पीछे नहीं हट नहीं, सकते। मैं आपसे ये Even कह रहा जो हूं- उन्होंने कहा, मुझे ब्रीफिंग भी दी गई डीजीएम नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमने वो- कहा इट्स नो लेट। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो जो फैसला था वो खुद इस वजह से मुतनाज़ है क्योंकि उस फैसले का जवाब खुद क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अगर एक पिटिशन डिसमिस हो गई और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की राय में, दीगर सीनियर जजेस की राय में भी वो पिटिशन अगर 4-3 से डिसमिस हो गई है, और यहाँ पे मामला ये नहीं है कि कुछ जजेस जो हैं उनकी एक ऑर्डर के मुतालिक डिफरेंट राय है, यहाँ पे कि उनकी राय में ऑर्डर फर्क है, इधर गिनती के ऊपर एक डिसएग्रीमेंट है कि ऑर्डर की गिनती क्या थी। तो एक तो इस चीज को बस मंजर में रखना जरूरी है। 27 अप्रैल की जो जी डेडलाइन है देखिए, वो भी अब देखिए जो मैं आपसे बात जो फंड्स की जारी करने के हवाले से जो आपका सवाल है, देखिए आपको याद होगा कि जब पार्लियामान ने ये 4-3 से डिसमिस कर, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की थी कि 4-3 से फैसला और ये पिटिशन डिसमिस हो गई थी, तो उसके नतीजे में जब ये फंड्स का सवाल आया अभी, तो हुकूमत ने यह सवाल पार्लियामान के सामने रख दिया। पार्लियामान ने उस बिल को मुस्तरद कर दिया था। पार्लियामान ने फैसला किया कि हम 4-3 की उस रेजोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए हम ये फंड्स की फरहमी को नहीं अप्रूव कर रहे। इसी तरह फिर नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने इसके सुओ मोटो हवाला लिया जब उमर अता बंदयाल साहब और उनके बेंच ने फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स को बुलाया। 17 अप्रैल तक आपने ये फंड बराह देने, उस पर सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स हुई। नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ने हुकूमत को कहा कि आप ये मामला वापस पार्लियामान के पास लेके जाएं। पार्लियामान के पास फिर वो मामला गया और पार्लियामान ने फिर से उस, तो देखिए यहाँ पे अब पार्लियामान इज सुप्रीम। पार्लियामान जो है वही जो हमारी टैक्स पेयर्स मनी है, जो हमारे हुकूमती अखराजात हैं, वो अल्टीमेट फोरम है जहां पे वो फैसला करती है और पार्लियामान की एक सुप्रीमेसी है। पार्लियामान अगर 4-3 के फैसले को मद्देनजर, 4-3 के फैसले की रेजोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए फराहमी नहीं करी, तो हुकूमत ये फराहमी नहीं कर सकती और 27 अप्रैल को भी नहीं होगी। जी देखिए वो आगे मैं आपसे फिर से अब देखते हैं, इसके तनाजुर में हो सकता है कि मामला फिर से पार्लियामान के पास जाए, मगर एज वी स्टैंड हुकूमत और आपकी ब्यूरोक्रेसी के पास ये इख्तियार नहीं है पार्लियामान के फैसले को मद्देनजर रखते हुए कि वो ये फंड। पॉइंट टेकन सर, आपने बता दिया, एक तरह से आपने क्लैरिटी ले आए हैं कि वो जो आप लोगों की पोजीशन 17 अप्रैल को थी वो 27 अप्रैल को भी ऐसे ही नजर आएगी। मैं नदीम कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकालेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये नुकता तो मैंने हुकूमत वक्त के सामने रखा, अब ये जो बात हुई, क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब ने पीटीआई के वकला से पूछा कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो बातचीत के लिए आप लोग तैयार हैं। हमने देखा मीर जमात इस्लामी भी मिले थे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से, और आप लोगों ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, उसमें एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं। अगर बातचीत होती है और हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी भी मुतहरिक है, पीटीआई भी गैर मशरूत अंदाज में बातचीत के लिए आगे बढ़ेगी, और ये जो एक दरवाजा खुला है, सुप्रीम कोर्ट ने गुंजाइश की बात की है, इसका सियासी जमातें फायदा उठाएंगी? कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार साहब थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपके सवाल से पहले मैं एक गुजारिश कर दूं, दुनिया भर में जो कानून को समझते हैं, जो कानून के असातिज़ा हैं या कानून के तालिब इल्म हैं, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मिनॉरिटी जजेस जब इख्तलाफी नोट लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि उन्होंने उस फैसले को तस्लीम कर लिया। अगर इख्तलाफी नोट हमेशा वही लिखे जाते हैं जहां जज साहबान मिनॉरिटी में होते हैं, अगर वो मेजॉरिटी में होते तो फिर वो एक्चुअल फैसला लिखते। दूसरी बात, यहां जो तस्सुर दिया जा रहा है पाकिस्तान भर में कि जी पार्लियामान कोई वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, मैं नहीं समझता ऐसा है। एक तो ये पार्लियामान की स्ट्रेंथ पर ही क्वेश्चन है, जिस पार्लियामान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है उसको दानिस्ता बाहर रखा गया और चंद लोगों पर मुश्तमिल, वो 30-40-50 लोगों पर मुश्तमिल एक पार्लियामान को नुमाइंदा पार्लियामान मनवाया जा रहा है हमसे, हम उसको भी नहीं मानते। अब आपके सवाल का मैं अर्ज कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल हर तरह के मुज़ाकरात पर तैयार है। गैर मशरूत की इमेज पाकिस्तान, देखें गैर मशरूत से मुराद ये है कि आपने आज तक शायद ना सुना, मैंने तो नहीं सुना कि किसी पॉलिटिकल अपोनेंट पे 150 से ज्यादा मुकदमात पुलिस की इदारों की मुद्दत पे दर्ज हो। अगर एक शख्स बैठा लाहौर में है और उसकी गुफ्तगू पर मुकदमा दर्ज किया जाता है इस्लामाबाद में, और वो भी गद्दारी का, दहशतगर्दी का, मुल्क दुश्मनी का, जिसको पाकिस्तान की बिला तफरीक हर कोने से, हर इकाई से, हर शहर से, हर गांव से, हर तहसील से एक मेजर पॉपुलरिटी हासिल हो, जो पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम रहा हो, जिसका गुज़श्ता 50 साल में कभी किसी नौयत का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तो ये हैरान कुन बात है। मैं नहीं समझता कि आज की जो गवर्नमेंट है वो अपने जमाने के करप्शन केसेस को, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को या दीगर मामला के केसेस को इन पॉलिटिकल केसेस के साथ जोड़कर इसको कोई नया एनआरओ देने की कोशिश कर रही है, नाम देने की कोशिश कर रही है।
आज भी मैं समझता हूं अभी भी वक्त है। अच्छा। पॉलिटिकल लोगों को अगर अपने मामला खुद हल कर रहे हैं तो पॉलिटिकल लोगों को अनाओं के होल से बाहर आना पड़ेगा। अनाओं मैं के हॉल समझता से, हूं ठीक है। पाकिस्तानी अवाम, जी हाँ, पाकिस्तानी अवाम जिस तकलीफ में है, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क और है, ये आप मेरा समझते अकेले हैं के कि एक चंद अनाओं के लोगों का हॉल से मुल्क नहीं बाहर है। निकलने के लिए नईम कुरैशी साहब सियासी अज़म पाया जाता है, क्योंकि विल बड़ी आम होती है, कह देना तो है और अच्छी बात है, इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन क्या ईगोस को पसेपुश डाला जाएगा? दैट इज द मेन क्वेश्चन। 100% अनवार साहब, ठीक। पाकिस्तान हमारी ईगो से, हमारी जाती प्रेस्टेज से, हमारे जाती एजेंडा से बहुत बुलंद और बाला चीज है। वेल सेड। पाकिस्तान एक हमारे लिए नेमत गैर मुतबर्रिका है, हम इस नेमत की कदर नहीं कर रहे। ठीक हमने है। पूरी दुनिया में तमाशा बना दिया। हमारे पड़ोसी मुल्क में पूरे पूरे 3-3 घंटे के इस पर स्पेशल ट्रांसमिशन हो रही ठीक हैं, है। जो हमारी अदलिया के साथ सलूक किया जा रहा है। नदीम अभी कुरैशी आपने साहब ने मोअज़्ज़िज़ दोस्त अहम से नुकात सवाल उठाए ये हैं, किया। और मैं आपको यहाँ कतई कलामी के लिए माजर, जब ये फैसल चौधरी साहब ने, जो आप पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने ये मामला उठाया था, तो चीफ जस्टिस साहब के कमेंट्स भी यकीनन आप बड़े बाखबर सियासतदान ने सुने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये मामला तय होता है तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड को फराहम करना, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करेगी। मैं चाहूंगा, आपने कहा है कि बड़ा अच्छी बात की कि अनाओं के गौल से बाहर निकलना होगा और पाकिस्तान ज्यादा मुकद्दम है। आजम चौधरी साहब को भी कमेंट ले लेता हूं। आजम चौधरी साहब, सर आप इस वक्त आप सियासी तज्जियाकार हैं, आपको लगता है आज जो गुफ्तगू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है, पहले तो आपका इंप्रेशन क्या जो आज की समाअत हुई? एक तरफ हुक्म है कि 27 अप्रैल तक फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, दूसरी तरफ सियासी जमातों को मौका दिया जा रहा है कि वो आपस में बातचीत करें, और तमाम जमातों के मौकफ जानने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में आम समाअत होने जा रही है। तो इससे क्या मैसेजिंग आपको एज ए जर्नलिस्ट रिसीव हो रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अनवार साहब। मैं समझता हूँ कि आज की जो समाअत की अगर हम ओवरऑल देखें तो ये एक बड़ी मस्बत उसमें पेशरफ्त है, जो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों को एक मौका फराहम किया है कि आप मिल के बैठ के आपस में गुफ्तगू करके अपना फैसला खुद करें। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है कि इस वक्त में आपने जो अभी कुरैशी साहब से क्वेश्चन किया था, असल वो बात है, हम अना की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ईगो से, कोई भी पार्टी अपनी ईगो से एक कदम पीछे आने को तैयार नहीं है। ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान को ईगो की नहीं, पाकिस्तान को सबके इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। और पाकिस्तान के अंदर एक खला था, आपको याद होगा, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, वो एक शख्सियत ऐसी थी कि जब भी पाकिस्तान में इस किस्म का बहरान पैदा होता था तो वो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया करते थे और बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते थे। उसके बाद उस रवायत को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब ने मिसाक जमहूरियत की सूरत में उसको आगे बढ़ाया था। मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान में उस खला को सुप्रीम कोर्ट के जो आज का इकदाम है उसको पूरा करने की कोशिश की गई है, क्योंकि बराह रास्त सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार ना थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने आज समाअत के अंदर वो मौका फराहम किया, और जो कल तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है, इससे एक आगे बढ़ने का आपको एक उम्मीद की किरण एक नजर आई है। इसमें जमात इस्लामी का भी मैं समझता हूं एक अच्छा किरदार था, सिराजुल हक साहब का इनिशिएटिव था, और भी कुछ लोगों ने बड़ा मस्बत। अब असल मसला ये है कि क्या अब तक जो कुछ हो चुका है, ये देखें, पार्लियामेंट का काम है आइन को बनाना, आइन का मंबा है, आइन का तमाम जिम्मेदारी पार्लियामेंट के ऊपर है। आइन का तहफ़्फ़ुज़, आइन को आगे उसकी शेप खराब ना होने देना, ये अदलिया की, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी आ जाती है। दोनों बराबर जिम्मेदार हैं, और दोनों की आपस में जो लड़ाई है उससे हमारा मुल्क जो है वो शदीद क्राइसिस में है, नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से सियासी तौर पर भी आप देखें एक इंतशार की सूरत हाल है, और मुआशी तौर पर भी एक इंतशार की सूरत हाल है। मैं शायद आपके ही प्रोग्राम में एक दफ़ा मैं ये गुजारिश कर चुका हूँ कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई इस किस्म के सियासी इंतशार आता है, मिल बैठने की जरूरत होती है। इसलिए हुकूमत को कई माह पहले मैंने गुजारिश की थी, हुकूमत को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए था, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को वहां बुलाया जाता। जिन मसाइल का आज हम इसमें भुगत रहे हैं, शायद हमें थोड़ा सा कबल वक्त हम उसको थोड़ा सा हल कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ना हो पाया। हुकूमत ने एक दफा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अनाउंस भी की, लेकिन वो कुछ वजूहात की बिना पर, तुर्की के ज़ल्ज़ले की वजह से या और कुछ वजूहात की वजह से, मुझे याद है कि वो ऑल पार्टीज आजम चौधरी साहब, आपका नुक्ता आ गया, आपका अहम नुक्ता आ गया। मैं चाहता हूं इस पे लीगल इनपुट भी ले लें। रिटायर्ड शाह खवर साहब ने भी ज्वाइन किए टेलीफोन लाइन पर, उनसे लीगल ओपिनियन भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम। शाह खबर साहब, सर इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, माशाल्लाह बिलाल कियानी साहब है, नदीम कुरैशी साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट आजम चौधरी साहब, आपसे लीगल इनपुट सर लेंगे क्योंकि हम वक्तन फवक्तन इस मामले पर आपसे लेते रहते हैं। सर आज की जो समाअत हुई है, योर इंप्रेशंस, सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्रेटरी दिफा की तरफ से दरखास्त थी, इस्तदा थी कि जो 4 अप्रैल का फैसला उसमें नजरसानी की जाए, उसको मुस्तरद किया है, दोबारा 27 अप्रैल की एक डेडलाइन रख दी है फंड्स की फराहमी में, लेकिन साथ में कहा कि सुप्रीम कोर्ट गुंजाइश पैदा करेगी अगर सियासी जमातें इत्तेफाक की राय पैदा कर लेती है। क्या कहेंगे आज की समाअत और कल की समाअत को कितना अहम आप देख रहे हैं जैसे शाखावर साहब? जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम समाअत थी और उसमें वो जो पिटीशन है उसमें मैं ही वकील हूँ और उसमें अच्छा। बुनियादी तौर पे यही है कि क्योंकि मैंने खुद ये केस प्लीड किया है ना इसमें वेरी नाइस जी, तो फिर आप तो सबसे रेलिवेंट आदमी है सर, प्लीज गो अहेड। जी जी जी, उसमें हमने ये किया हुआ है कि देखिए बात यह है कि आपकी जो 4 अप्रैल की जजमेंट है सर। वो आपने दी है, वो बाइंडिंग है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही और इसी तनाजुर में हम ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि वो उस सिनेरियो में है कि योर जजमेंट इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड और बहुत ज्यादा इख्तलाफात और जो है वो एक तनाव और उसकी सूरत हाल है। इससे जो मुल्क के अवाम है वो बहुत ज्यादा परेशान है जी। जो इदारों के दरमियान जो तकसीम है और जो बातें सुनते हैं तो उससे वो एक जो है एक हैजानी कैफियत का शिकार है और वो कंफ्यूज है और वो स्ट्रेस में है। तो लिहाजा हम जो है आपसे गुजारिश ये कर रहे हैं कि ये जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो 2 आपने ऑर्डर किए हैं और खास तौर पे पहले पंजाब का, वो अगर बाकी असम्बलियों से और कौमी असम्बलियों से अलग हो गए तो फिर एक इनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने वो बैलेंस क्रिएट किया हुआ है आर्टिकल 224 में, जो कि 18वीं तरमीम में पास हुआ था जी। उसमें जितनी भी गवर्नमेंट्स है, सूबाई है, कौमी है, वो एक ही दिन में उनका जो है इलेक्शन होता है और उसके 60 दिन पहले जो है उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाती है। वो एक प्रोसेस है जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाने के लिए है। तो हम ये गुजारिश आपसे कर रहे हैं कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसमें फरीक बनाया है, इनको नोटिस करें, इनको बुलाएं और इनको कहें कि ये कंसेंसस डेवलप करें इस बात के ऊपर कि मुल्क में सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शंस एक दिन हो। उसकी वजूहात ये हैं कि अगर ये प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन पहले हो गए और खासतौर पे पंजाब के जी, तो वहां पे एक ऐसी गवर्नमेंट बन जाएगी जो कि आइंदा 5 साल तक हुकूमत रहेगी जी। और वो अपनी पूरी शान और शौकत और जाह और जलाल के साथ एक ताकतवर गवर्नमेंट होगी। और जो अक्टूबर में जनरल इलेक्शंस होने और खासतौर पे जो कौमी असम्बली के इलेक्शंस उस सूबे के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होंगे, पंजाब में अगर होंगे, तो वो फिर गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस बड़ी आसानी से कर सकेगी क्योंकि रियासती और हुकूमती मशीनरी उनके पास होगी, इंतजामिया उनके पास होगी। तो उसमें उसकी जो नॉन ट्रांसपेरेंट होने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगी। जबकि आर्टिकल 224 जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देता है। ठीक है। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ी इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी, ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम एक प्रॉब्लम रहेगा जी। तो इसलिए इसको एक दिन पे आना जो है वो बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि अगर एक साल में 2 इलेक्शंस होंगे तो उससे जो रियासत का जो खजाना है उस पर बोझ डबल पड़ेगा। फिर आपकी जो पुलिस है, फौज है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनकी डिप्लॉयमेंट के भी लिए बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, वो भी आप उनको वो करेंगे। और तीसरी बात ये है कि अभी जो है वो खाना शुमारी जो है, मरदमशुमारी, उसका आगाज हो चुका है। ठीक है। और क्योंकि हमारा आइन ये कहता है कि जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो आखिरी मरदमशुमारी की आबादी के तनासब से बढ़ेंगी। तो अब चूंकि अभी जो लास्ट अभी सेंसस हुआ है जो नोटिफाइड है 2017 का है, अब अगर केपीके में और पंजाब में इलेक्शन हो गए तो वो 2017 की मरदमशुमारी के नतीजे पे पॉइंट होंगे। टेकन सर। जबकि अक्टूबर में सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली और कौमी असम्बली के जो इलेक्शंस होंगे वो जदीद जो मरदमशुमारी है उसके जरिए होंगे। तो ये एक इनबैलेंस और इनकंसिस्टेंसी वहां पे भी पैदा हो जाएगी। मेरे साथ शाखवर साहब ने अहम नुकात उठाए। सर प्लीज मेरे साथ रहिएगा। ये जो डायकॉटमी आपने नहीं की और आप तो ज़रबत खुद पिटीशन आपने दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट से, मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, वो तो फाइनेंस की तो बात हो गई, ये जो एक अपॉर्चुनिटी आई है, आजम चौधरी साहब भी कह रहे हैं, नदीम कुरैशी साहब भी कह रहे हैं कि जी ये एक मौका है, और शाखवर साहब कह रहे हैं कि डायकॉटमी आ जाएगी अगर बैक इलेक्शन नहीं होते। PMLN ऑन बोर्ड है कि मुज़ाकरात किए जाएं, बातचीत की जाए। 14 मई सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 8 अक्टूबर इलेक्शन कमीशन कहते हैं, इसके दरमियान की कोई डेट हो जाए, उसमें तो मेरे ख्याल में शायद किसी को इतराज नहीं होगा।
देखिए, इसमें दो बातें हैं जो शाह खावर साहब ने बातें की हैं, मैं उनकी तायीद करूंगा कि यकीनन एक वक्त में अगर इलेक्शंस नहीं होते तो आज जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी सिक्योरिटी एहलकार की भी जो पोजीशन है कि आज जो मुल्क में सिक्योरिटी हालात हैं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस भी जारी हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी जारी हैं। मेरे इत्तला के मुताबिक कोई 2.5 लाख पर्सनल होते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल, जिनको मोबिलाइज़ करना होता है एक इलेक्शन के लिए। पहले मोबिलाइज़ करते हैं, फिर आप ट्रेन करते हैं, फिर डीमोबिलाइज़ करते हैं, उसके अखराजात अपनी जगह। और उनकी आपके सिक्योरिटी एहलकार की जो यूटिलाइजेशन है, जो आप उनको सिक्योरिटी मामलात से जो मुल्क में जारी ऑपरेशंस हैं या जो सिक्योरिटी हालात हैं उनसे आप खींच के उनको इधर मोबिलाइज और डीमोबिलाइज एक दफ़ा करें और 6 महीने में कम से कम 2 दफ़ा करें, तो उसकी अपनी एक रिस्क्स भी हैं और उसकी रिपरकशंस भी हैं। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो शाह खावर साहब ने भी इंडिकेट किया कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स का है कि क्या फॉर टाइम्स टू कम फिर आपके आउट ऑफ सिंक रहेंगे, उस चीज़ को भी साइड पे रखें। तो सेंसस वाला मामला भी देखिए, सेंसस की प्रोसेस अभी काफ़ी हद तक चल पड़ी है और पार्शली कंप्लीट है, और अगर वो हम ना कंप्लीट करें तो मुझे लगता है जिस तरह हमने देखा है कराची में या फाटा के इलाकों के अंदर, ये दीगर जगहों से, अगर वहाँ पे ये सवालात उठे सेंसस के बगैर कि सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है या हल्का बंदी सही नहीं है या नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं है, तो उससे भी एक मेरे नज़दीक इलेक्शंस की जो लेजिटिमेसी होगी या जो मकसद है कि उससे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, वो आप समझते नहीं वो से रिस्क आ सकता है जी। जो आपने बात दूसरी की, देखिए उस पर बात यह है कि ये फैसला मुस्लिम लीग नून का नहीं है, ये फैसला इत्तेहादी जमातों सबका है। आपने देखा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले भी सारे फैसले इज्तिमाई तौर पे पीपल्स पार्टी ने कमेटी बने ना, और फजल रहमान साहब की पोजीशन ये है कि शायद वो बातचीत करने जी। देखिए, मैं इंटरेस्टेड नहीं है। मैं आपसे भी मुलाकात हुई थी। बात ये है कि एक अगर तो कोई मुज़ाकरात होए, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा फैसला हुकूमत की तरफ से या PMLN की तरफ से हुआ है। अगर कोई ऐसा फैसला हुआ तो वो इत्तेहादी जमातों के साथ इज्तिमाई तौर पे ही होगा, इंफरादी तौर पे नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, मेरे ज़ाती राय में जी ये मामला फ्रैंकली ऐसा है नहीं, इसमें ज़रूर हाँ सियासी जमातों की राय हो सकती है, मगर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसकी आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शंस कराने की, बिल्कुल, और उनकी ही जिम्मेदारी है कि वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं। सबसे ज़रूरी है कि वो मुतमईन हो कि जो रिक्वायरमेंट्स उनके दरकार हैं इलेक्शंस करवाने के लिए वो पूरी होती हैं, और वो जब बेहतर समझते हैं तो तब इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक है। अब इसीलिए अभी देखिए 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का क्या फ़ायदा है कि पहले से स्केड्यूल्ड है, आपके पर्सनल भी उस हवाले से पहले से प्लान होते हैं, आपके अखराजात भी बजट के अंदर उस हिसाब से पहले से अकाउंटेड फॉर होंगे। तो एक ये ज़रूर फ़ायदा है, ये सेंसस का अमल भी हो जाएगा। बहुत सारी वजूहात, कोर्ट का फैसला भी है ना जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तो देखिए हम बात कर चुके हैं। मैं तो अब आपने खुद कहा है कि वो शायद आज ऐसे कोई उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं या उन्होंने फैसले में भी लिखा है, तो मैं तो हम उस आपसे बात करें कि हम क्यों समझते हैं कि एक वक्त में फैसले इलेक्शंस होने चाहिए और क्यों 8 अक्टूबर को बेहतर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तो जो सवालात हैं वो मैं पहले भी दोहरा चुका हूं, वो खुद एक कंट्रोवर्शियल है, और वो कंट्रोवर्सी जो है जो उसके ऊपर सवाल आपको बार बार रख रहा हूं कि आज भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। मैं उन कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से भी सवाल किया। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए जो ऑर्डर खुद मुतनाज़ हो, जिसके नतीजे में फिर मजीद प्रोसीडिंग्स और एक इम्प्लीमेंटेशन का अमल चल रहा हो, अगर उसकी बुनियाद ही मुतनाज़ हो और क्वेश्चनेबल हो, और ना सिर्फ क्वेश्चनेबल पार्लियामान की तरफ से हो, लॉयर्स की तरफ से हो, अवाम की तरफ से हो, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मुतनाज़ हो, और इसके अंदर मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा कि देखिए बात सिर्फ बेंच की नहीं थी, यहाँ पे एक बुनियादी डिफरेंस है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस समझते हैं कि वो गिनती 4-3 से पिटीशन डिसमिस हो गई थी। बात सिर्फ ये नहीं है कि वो समझते हैं कि ऑर्डर गलत था, कि उमर अता बंदयाल साहब की एक राय या किसी और जज की दूसरी राय है इस मामले पे, वो अपनी जगह। यहाँ पे एक गिनती के ऊपर, एक लीगैलिटी के ऊपर उसकी एक सवाल है। तो इसके नतीजे में भी अगर वो समझते हैं कि इस तरीके से ही आगे मामलात लेके चलना है, तो मेरे नजदीक इससे मामला सुलझेगा नहीं, मजीद उलझेगा। नदीम कुरैशी साहब, सर ये मुझे बताएगा 14 मई की जो डेट है, मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमने देखा चेयरमैन PTI इमरान खान साहब इंटरव्यूज भी करें, आप मेंबर पंजाब असेंबली रह चुके हैं, इलेक्ट होकर आए थे मुल्तान से, आप वैसे सिद्दकी दिल से समझते हैं कि 14 मई, आज ज़ाहिर बात है हम 19 अप्रैल में बैठे हैं, अब 27 अप्रैल जो है सुप्रीम कोर्ट ने डेट रख दी है, बीच में ईद की छुट्टियां आ रही हैं, मेरे ख्याल में आज आप लोगों ने अपनी तमाम लिस्टें लानी थी उम्मीदवारों की, टाइमलाइन, मेरी मुराद सिर्फ आपसे नहीं तमाम सियासी जमातों से, आपको वैसे रियलिस्टिकली समझ रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शंस हो जाएंगे, डुएबल हैं, कीपिंग इन व्यू की गुंजाइश भी क्रिएट कर दी गई है मुज़ाकरात की, लेकिन मैं 14 मई की डेट के हवाले से जान रहा हूं आपसे। साहब मैं समझता हूं कि जो हालात अब बनाए गए हैं तो शायद 14 मई को अब इंतखाबात मुमकिन ना हो, लेकिन एक चीज बड़ी हैरान कुन है
एक चीज बड़ी हैरानकुन है जी। शाह खबर साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, जाहिर है सब लोग ये कानून के उस्ताद भी हैं और कानून के तालिब इल्म भी है, सब लोग इनसे सीखते हैं। ये मेरी भी रहनुमाई करते हैं कि इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक बात की कि जी दोनों सूबों में दोनों प्रोविंशियल भी और नेशनल इंतखाबात एक वक्त पे होने चाहिए। ये एक रिवायत तो है पाकिस्तान में, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडिंग इस पे नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी पूरे साल इंतखाबात होते हैं, उनकी रियासतों के इंतखाबात होते रहते हैं, उनके आम इंतखाबात भी होते हैं, साथ दीगर इंतखाबात भी होते रहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बाउंड करता है आइन के आर्टिकल 105/2 के तहत कि हमें विद इन 90 डेज इन केस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली, हमें असेंबली के डिसॉल्व होने के बाद इंतखाबात करवाने हैं। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये मुझे समझा दें, क्या केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए कोई गुंजाइश है कि वो 90 दिन के बाद स्टैंड कर सकती है? मेरे हिसाब से, जितना मैंने कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से लोगों से इस्तफसार भी किया, पढ़ा भी, मुझे पाकिस्तान के आइन में कोई एक छिक नजर नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान में पार्लिमानी निजाम जमहूरियत है। हमने अभी यहाँ खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी नहीं है, यहाँ आइन बॉतल नहीं हुआ, तो 12 करोड़ के सूबे के लोगों ने जिनको मुंतखब ही नहीं किया, वो लोग किस तरह से 90 डेज से आगे जा सकते हैं? उनकी डोमेन में था शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात, तो वो किस तरह से आइन की शिक की वायलेशन कर रहे हैं? दूसरी बात एक अर्ज कर दूं, जी आज जो कॉमन पाकिस्तानी समझ रहा है, पॉलिटिक्स में हम नहीं जाते, कॉमन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के रवैये को उस छोटे बच्चे की तरह से परसीव कर रहा है जिसने स्कूल नहीं जाना। अब वो कभी कहता है जी मेरी तबीयत खराब है, कभी कहता है मुझे नींद आ रही है, कभी कहता है मेरी बुक्स नहीं है। अब जब उसको वालिदैन या पेरेंट्स जबरदस्ती स्कूल की तरफ लेकर जा रहे हैं, वो चिल्लाता है, वो चीखता है कि अल्टीमेटली हमें इंतखाब की इस पर्ची से नहीं डरना। जब आप कहते हैं कि ताकत का सर चश्मा अवाम है, जब आप बबांग के दोहल कहते हैं कि जी वोट को इज्जत हो, जब आप लोगों के दिमाग में एक चीज डालते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो फिर आप कौम को उसके हक से क्यों महरूम कर रहे हैं? आप ये लैतुलाल करके मुझे समझा दे कोई शख्स कि जो मिनॉरिटी जजमेंट होती है वो हमेशा डिसेंटिंग नोट के जरिए होती है। सर, ये सवाल जो मेजॉरिटी लोग होते हैं उनका फैसला साबित होता है। नदीम और भाई, एक आप चीज, एक गुजारिश कर दूं जी प्लीज, जी आप कर ले, मुकम्मल कर सिर्फ एक गुजारिश। जी लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये ओन कर लिया कि हम इस फैसले को मानते हैं। अब इस फैसले को ना मानने की बातें करना, तौजीहात देना, कॉन्ट्रावर्शियल करना मैं मुनासिब नहीं समझता। हमें पार्लियामान का भी एहतराम करना चाहिए, हमें अपनी अदालतों का भी एहतराम करना चाहिए। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन हमारे लिखे हुए, हमारे बोले हुए, हमारा ये सब कुछ एक्ट और हमारे लफ्ज हमारा पीछा करेंगे। हमने पाकिस्तानी कौम को, नई नस्ल को एक पैगाम देना है कि यहाँ इदारों का टकराव नहीं है। ठीक है, अगर कुछ लोग इस डेट पर मुत्तफिक नहीं है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम टिकट्स फाइनल कर लिए, टिकट अनाउंस हो गए हैं ऑलमोस्ट, और कल चूंकि कल लास्ट डेट है पंजाब में टिकट्स की सबमिशन की, तो हम कल अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स भी दे रहे हैं कि वो जाएं और इलेक्शन के आपने कहा कि आप लोग टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं। कुरैशी साहब, आपने बता दिया आप टाइमलाइन फॉलो करें। मैं जरा आजम चौधरी साहब की इजाजत से, क्योंकि शाह खबर साहब से कुछ सवालात सामने रखे थे नदीम कुरैशी साहब ने, जो ऑनरेबल मेंबर है हमारे इस पैनल के। मैं शाह खबर साहब, सर ये उन्होंने कहा कि ये हमारी रिवायत है, आइन में कोई कदगन नहीं है, या आइन इसकी में कोई रुकावट नहीं है कि अलहदा इलेक्शंस हों। आप जरा इस हवाले से हमें रहनुमाई कीजिए, क्योंकि आपका नुक्ता ये है कि एक दफ़ा ये रिवायत पड़ गई तो फिर ये चलता रहेगा और यही सिस्टम रहेगा कि सबसे बड़ा जो सूबा है उसमें एक वक्त में अलहदा इंतखाब, और खैबर पख्तूनख्वा में बाकी सूबों और वफाक में बाद में इंतखाब, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट भी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो सर क्या ये रिवायत है या आइन में इसकी इजाजत नहीं है कि अलग-अलग इलेक्शन हो सके? एक तो इस हवाले से पहले जवाब दीजिएगा शाह खबर साहब। जी, नदीम कुरैशी साहब ने बड़ी ठीक बात की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, कि जब असेंबली टूटती है, सूबाई असेंबली या इवन कौमी असेंबली, वजीर आजम या वजीर आला की एडवाइस के ऊपर, तो वो तो आइन में 90 दिन में इलेक्शन जो है वो तो बिल्कुल लिखा हुआ है, उसमें कोई दूसरी बात कर नहीं सकता। अच्छा, अब मसला ये है कि अब अभी फॉर द गुड रीजन और बैड रीजन ये इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर नहीं होगी। ठीक है जी। अब केयर टेकर्स भी जो है वो बिल्कुल बन गई है, और केयर टेकर्स भी जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर ही रहना है, उन्होंने सारा ये अपना टास्क मुकम्मल करना है जी। अब मसला ये है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी 4 अप्रैल की जो जजमेंट दी है, उनको भी ये पता है कि वो 90 दिन से मामला आगे चला गया जी। और उन्होंने पहले जो एक डेट थी इलेक्शन कमीशन ने, जब वो भी नहीं दी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद कैलकुलेट करके 90 दिन से बियॉन्ड जो इलेक्शन शेड्यूल की जो दिन है उसके मुताबिक उन्होंने 14 मई दे दी। ऑलराइट, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अब मसला ये है कि ये जजमेंट उनकी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही।
उसकी क्या रीजन है वो आपको सबको पता है कि इस वक्त ना पार्लियामेंट ना कैबिनेट, वो बिल्कुल उन्होंने अपना बिल्कुल खुल के ये बात कही हुई है कि हम किसी सूरत में इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, और उसके लिए 100 तौजीहात जो है वो दी जा रही है और दी जाती रहेगी। जी हमारी ये जो पिटीशन है उसमें ये नहीं है कि हम ये कहते हैं कि आप कानून आइन से इनहराफ करें। हम ये कहते हैं कि आपने जो फैसला किया है ठीक है, वो हमारे सर आंखों पर है, लेकिन इस पे एक कंसेंसस जरूर डेवलप करें। उसकी वजह ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि आइन में इसकी कोई ममानियत नहीं है। वो इलेक्शन 90 दिन में होने हैं और उसके अंदर ही होने हैं, और उसके बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो 5 साल के लिए रहेगी जी। लेकिन हमारा यहाँ पे गुजारिशात ये है कि अगर आइन की तमाम स्कीम को देखा जाए, तमाम स्कीम खास को तौर पे आर्टिकल 224 को देखा जाए, जो कि 2010 में 18वीं तरमीम हुई थी, उसमें मुत्तफिका तौर पे फैसला हुआ था कि जो इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, जब वो अपनी मियाद पूरी करेंगी या इवन वो बिफोर टाइम डिसॉल्व हो जाएंगी, तो वो केयर टेकर उसको जो है वो मॉनिटर करेंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट के जरिए इलेक्शन होंगे। ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि वो 90 दिन का तो पीरियड गुजर चुका। ओके सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके बियॉन्ड दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लाइडली जो गवर्नमेंट्स हैं आपकी केयर टेकर, वो भी इलेक्शन तक ही नती रहेगी। अच्छा लेकिन अगर ये मजीद इसमें आगे बढ़ावा आता है उसमें इलेक्शन की डेट में और मजीद डिले होते हैं और उस पर सबका कंसेंसस भी डेवलप हो जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स का जो मामला है, इसके लिए फिर एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ओके क्योंकि आइन उसके बारे में फिर खामोश है। ठीक वो है। आपको रहनुमाई फिर सुप्रीम कोर्ट से लेनी पड़ेगी। एक चीज प्रेसिडेंट्स मौजूद है, 1988 में जब जनरल ज़ियाउल हक का जो है वो इंतकाल हुआ और उसके नतीजे में इलेक्शन डिले हुए, तो उधर भी ये कॉन्सेप्ट आ रहा था कि ये जो उधर सूबाई हुकूमतें हैं उनकी जो अखराजात करने का जो टाइम फ्रेम है जो सरकारी, वो जी। 4 महीने तक है। तो वहां पे भी ये सिचुएशन आई थी, तो वहां पे भी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था, ओके उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको आंसर किया था और उसमें हल बता दिया। चले सर, ये आपने जो बड़ा अच्छे हमें वजाहत कर दी, जो कि नदीम कुरैशी साहब ने लीगल पॉइंट्स उठाए थे। मैं आजम चौधरी साहब का गुफ्तगू लेके फिर मैं आऊंगा बिलाल साहब को। आजम साहब ये बताया कि जो आज की समाअत है उसमें एक लीगल बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी कि वो अब फैसला आ चुका है। आप बिलाल कियानी साहब कह रहे हैं कि वो 4-3 और 3-2 की बहस है और ज़रबत नंबर्स है और बेंच से भी आवाज़ है, और आज भी जस्टिस काजी फैजीसा साहब जो हैं ऑनरेबल सीनियर जज, वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि नंबर ज़्यादा हो कम हो, अगर फैसला गलत है तो गलत ही रहता है। बारकैफ इस बहस से आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सेंस दिया चीफ जस्टिस साहब ने ऑनरेबल कि फैसला आ चुके से हम पीछे नहीं हट सकते, अब आगे की राह बताएं, वे फॉरवर्ड। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, वे फॉरवर्ड आपको क्या नजर आ रहा है? देखें, हमें वाकई आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो बेंचेस का मामला है सुप्रीम कोर्ट खुद उससे आगे बढ़ चुकी है। अब वो बेंचेस वाली डिस्कशन जो है 3-4-3-3 वो पीछे रह गई है। अब सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा वाज़े तौर पे एक डायरेक्शन दे चुकी है और तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया है, और साथ ये भी कहा गया है कि जो संजीदा सियासी पार्टियों के लोग हैं उनको बुलाया जाए, वो कोर्ट में आए ताकि इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। देखिए, इस वक्त मैं सबसे पहले तो मैं एक हुकूमत, जो हमारी हुकूमत है वफाकी, उनसे कहूंगा कि अपनी जो कानूनी टीम है, आपकी जो लीगल टीम है, उसकी परफॉर्मेंस पे भी आप एक दफा गौर करें। ओके। क्यों बार बार मौकफ तब्दील किया गया कोर्ट के अंदर? क्यों आज जो है ना कुछ और कहा जा रहा है, चंद दिन पहले कुछ और कहा जा रहा था? अगर उस वक्त आज जो हकायक बताए जा रहे हैं वही सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाते तो शायद चीजें थोड़ा सा हल की तरफ जा चुकी होती। लेकिन आज देखें, आपको नई नई तवीलें जो है ना वो पेश करने की जरूरत पेश आ रही है। शाह खबर साहब ने एक बहुत अहम नुक्ता जो आपने निशानदेही की, उन्होंने उस पर रोशनी डाली है। देखें, इंटरम गवर्नमेंट के हवाले से अब ये एक नया आईनी बहरान जो हमें आगे नजर आ रहा है कि यह खड़ा हो सकता है। लेकिन अब मैं कहूंगा कि इसका जो बेहतरीन हल है वो यही है कि तमाम सियासतदान, जिस तरह जरदारी साहब एक्टिव हैं, जिस तरह बिलावल साहब एक्टिव हैं, मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए वो उनके घर तक गए हैं, कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर हमारे पास यही एक सियासी रास्ता है, क्योंकि लड़ाई और तनाव, उससे चीजें ठीक नहीं होंगी, उससे नुकसान होता चला जाएगा। क्योंकि हमारी रियासत इस वक्त मुतहम्मल नहीं हो पा रही
कि आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप मजीद तनाव में जाएं। आपको किसी एक पॉइंट पर आना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि जो किल्लत है वो आड़े, लेकिन जो आपने उठाए चुके इकोनॉमी पे बहुत ग्रिप है बिलाल साहब को। बिलाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि वे फॉरवर्ड जो है उस पर अगर हम बात करें कि वे फॉरवर्ड आपकी नजर में आप क्या है? आपको शाह खावर साहब ने कानूनी नुकात में बताया कि जो इवन जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं, और आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि उन पर भी सवाल उठेगा जब 90 दिन की म्याद जो मुकम्मल हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब सर वे फॉरवर्ड इकोनॉमी की आप लोगों ने भी आज बात की और आप लोगों ने कहा कि ये जो महंगाई है ये शख्स आना है पीटीआई गवर्नमेंट का, लेकिन जाहिर बात है पॉलिटिकली तो इस वक्त आप लोग यू आर फेसिंग द ब्रंट, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, इन्फ्लेशन, तो वे फॉरवर्ड क्या आपकी जी, आप जिस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आज वज़ीर इत्तलात ने आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप साथ मौजूद थे जी, तो उसमें एक साल जो हमारी कारकर्दगी रही है उसको हमने पेश किया और ये दिखाया कि किस तरह सियासत के बजाय हमने रियासत बचाने पर फोकस रखा। हमारे लिए बड़ा आसान था मौजूदा हुकूमत के लिए कि पिछले साल जब खान साहब को एक आइनी तरीके से हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाल दिया था हुकूमत से, तो उसके बाद हम इलेक्शन में चल जाते, हमारे लिए सबसे आसान काम था, मगर वो गैर जिम्मेदाराना होता है, क्योंकि अगर उस टाइम पे हम वो कर लेते तो हम मुल्क को दिवालिये से ना बचा सकते। मुल्क दिवालिये के नहज पे खान साहब धकेल के गए अपने हाथ से, बल्कि जब हमने दिवालिये से बचाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ वो इन्हीं का किया हुआ मुआहदा रिवाइव किया, तो उस टाइम पे भी इन्होंने पूरी कोशिश की कि उसको सबूटाज करें शौकत तरीन साहब के ऑडियो लीक साहब के सामने। बहरहाल हमने इस पूरे एक साल के अंदर 3 प्रायोरिटीज़ को मद्देनजर रखा है कि मुल्क को दिवालिये से भी बचाएं। जो कमज़ोर तबकात हैं उनको जो मदद हम फराम कर सकते हैं, फ्री आटे की सूरत में, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 400 अरब रुपए की सूरत में, इन मुश्किल हालात में भी जो कर सकें वो भी किया। और तीसरा, हमारी जो सैलाब की आफत आई थी उसके जो भी नुकसान हुए हैं उनका भी अजाला करें, जो सैलाब मुतासरीन है उनकी मदद करें। देखिए महंगाई यकीनन है, हालात मुश्किल हैं, और मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूं कि अगर हमने मुल्क को दिवालिये से ना बचाया होता तो आज महंगाई भी ज्यादा होती और चीजों की किल्लत भी होती। अभी भी हालात मुश्किल है, हमने ही पहले बेहतर किया, इंशाल्लाह आइंदा भी बेहतर करेंगे। और इंशाल्लाह जब एक दफा मईशत स्टेबलाइज कर जाएगी तो आगे आप देखेंगे महंगाई में भी कमी आएगी और मईशत में ग्रोथ भी वापस इंशाल्लाह। वी विश यू गॉड स्पीड। आपका बहुत शुक्रिया बिलाल साहब कि आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया जस्टिस शाह खावर साहब, आपने बहुत अच्छा लीगल इनपुट दिया। नदीम कुरैशी साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया कि आपने PTI का मौक़िफ़ दिया, और आज़म चौधरी साहब आपने बहुत अच्छे एनालिसिस दिए कि हमें आगे की अब सोचनी होगी कि मामले को कैसे हल की तरफ ले जाया जाए। व्यूअर्स, यही टेक अवे है। कल की समाअत बहुत अहम है सुप्रीम कोर्ट में, जब सियासी नुमाइंदे मौजूद होंगे और अपना मौक़िफ़ दे रहे होंगे, वी विल कीप अ टैब ऑन इट। कल हम इस पर शो कर रहे होंगे। कल तक के लिए मुझे सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। फेसबुक और ट्विटर पर राय जरूर दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह निगहबान।